Hello guys, my name is Kamal Chhabra and welcome back on my official YouTube channel that is Study Logical। तो जैसे ही आप सभी को पता है कि SBA क्लरिकल मेंस का एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाला है और उसी एग्ज़ाम को कंसीडर करते हुए आपने अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है सेक्शन वाइज वो शुरू कर दी होगी। तो जितना भी हमने एनालिसिस लिया अभी तक कि एग्ज़ाम में किस किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी एनालिसिस के बिहाफ पे आज मैं आपके सामने इस सेशन के अंदर रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी कि हमें किस किस तरह के लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक बार उस चीज़ का आइडिया किस तरह से होगा, क्वेश्चन में को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं, तो सभी को सॉर्ट आउट करने के लिए आज हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही आप सभी को पता है कि आपका जो SBA क्लरिकल मेंस का एग्ज़ाम रहेगा गाइस, उसमें जो आपका स्पेसिफिकली जो रीजनिंग का सेक्शन है वो आपका 45 मिनट्स का है, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी 60। तो क्वाइट ऑब्वियस ही बात है, वो 45 मिनट के अंदर 50 के 50 क्वेश्चन जो है मैं इस सेशन के अंदर आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करते हुए डिस्कस नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो मेरा टारगेट रहेगा वो लास्ट ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उन्हीं से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में, मतलब कि मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। तो 2019 में जो आपका SBA क्लरिकल मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें रीजनिंग के सेक्शन में जो जो क्वेश्चन आए थे, तो उन्हीं से रिलेटेड मैंने एक मेमोरी बेस्ड तैयार किया है जो कि हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस के सेट को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड किया गाइस, ताकि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले और आप उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड फर्दर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर भी सकें। तो आज फर्स्ट पार्ट के अंदर मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे, सेकंड पार्ट में मिसलेनियस ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे जैसे ही आपके 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट ना हो जाए। तो हर एक सेशन को ध्यान से समझिएगा। प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम है गाइज, तो उसे ध्यान से फोकस में लेके चलिएगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि क्लरिकल मेंस का एग्ज़ाम है गाइज, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक माइंडसेट होना चाहिए कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको फेस करने के लिए मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन में हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो गाइज, हियर इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें कि आपको डाटा जो अवेलेबल है देयर आर 3 रोज से रिलेटेड है, मतलब गाइज ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो बेसिकली जो भी मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करनी है, एक स्ट्रेटेजी जो भी मैं अप्लाई करने वाला हूँ सिर्फ उसे कॉपी करना है। तो ध्यान से समझिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो जिसमें कि डाटा गिवन है, फर्स्ट पैराग्राफ की अगर हम बात करें, देयर आर 3 रोज दैट इज रो 1, रो 2 एंड रो 3 सच दैट रो 2 इज इन द नॉर्थ ऑफ रो 3 एंड रो 1 इज इन द नॉर्थ ऑफ रो 2। पहली इंफॉर्मेशन जो इसमें गिवन है कि हमारे पास जो है 3 रोज का डाटा गिवन है। 3 रोज में रो 1, रो 2 एंड रो 3 जो है, जिसमें कि रो 2 के जो पर्सन है वो रो 3 के नॉर्थ में अवेलेबल हैं और रो 1 के जो पर्सन है वो रो 2 के नॉर्थ में अवेलेबल हैं। देयर आर 4 पर्सन सिटिंग इन रो 1 एंड 8 पर्सन आर सिटिंग इन रो 2 एंड 4 पर्सन आर सिटिंग इन रो 3। गिवन डाटा क्या है आगे कि रो 1 के अंदर 4 पर्सन है, रो 2 में 8 पर्सन है और रो 3 के अंदर कितने पर्सन है? 3। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज person sitting in the row 3 faces north, person sitting in the row 1 faces south, first 4 persons sitting from west to east in row 2 faces north and last 4 persons sitting in from west to east in row 2 faces south। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्या है कि जितने भी पर्सन रो 3 में है वो चारों के चारों नॉर्थ डायरेक्शन में है, रो 1 के जो पर्सन है वो चारों के चारों साउथ डायरेक्शन में है और रो 2 में स्पेसिफिकली जैसे कि आपने देखा कि 8 पर्सन है, उन 8 में से पहले 4 जब हम वेस्ट टू ईस्ट उन्हें काउंट करेंगे तो पहले 4 जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है और लास्ट के 4 जो है वो साउथ डायरेक्शन में है। आगे है कि नॉट ऑल द पर्सन सिटिंग इन रो 1 एंड रो 3 आर फेसिंग द पर्सन सिटिंग इन रो 2, और जो पर्सन रो 1 और रो 3 में है वो रो 2 के बैठे पर्सन को अपोजिट फेस कर रहे हैं। तो किस तरह से हमारी कंडीशन बनेगी, एक बार उसका आइडिया ले लेते हैं। तो गिवन सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर आपको क्या गिवन है कि 4 पर्सन ऐसे हैं जो रो 1 के साउथ डायरेक्शन में है, दिस इज योर रो नंबर 1, एंड रो नंबर 2 में नंबर ऑफ पर्संस की काउंटिंग कितनी है गाइस? 8। तो जिसमें कि आपके वेस्ट टू ईस्ट काउंट करने पे, दिस इज योर वेस्ट टू ईस्ट,
तो वेस्ट टू ईस्ट काउंट करने पे फर्स्ट 4 पर्सन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है गाइस, नॉर्थ डायरेक्शन में, और जो लास्ट 4 पर्सन है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन रो 2 वो 4 पर्सन कहाँ है, साउथ डायरेक्शन में, जो कि रो 2 के पर्सन्स को, जो कि रो 3 के जो 4 पर्सन्स हैं उनको अपोजिट फेस कर रहे हैं, और दिस इज योर रो नंबर 3। तो गाइस देखिए ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो बेसिकली जब भी आपको एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो क्वाइट ऑब्वियस ही बात है कि काफ़ियों के माइंड में रहता है कि हमें सिटिंग अरेंजमेंट या पजल अरेंजमेंट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो स्ट्रेटेजी अगर प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो उसमें कभी गलती नहीं होगी गाइस, और फर्स्ट गो में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना होगा। जैसे कि आपने देखा हमने यहाँ सिंगल अरेंजमेंट बनाई है, तो क्वेश्चन में आपका जो है वो कंसंट्रेशन फुल ऑन होना चाहिए, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। माइंड कहाँ डिस्ट्रैक्ट होगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, जैसे ही आप क्वेश्चन से रिलेटेड अलग से पॉसिबिलिटीज़ बनाना शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ को पहले ही कंसीडर करेंगे, तो सेफ साइड लेके चलेंगे यहाँ पर हम एक और केस भी अपना, ताकि हमारा अगली पॉसिबिलिटी बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और सिर्फ आपको सारे के सारे क्वेश्चन में जितने भी पर्सन्स अवेलेबल हैं सिर्फ वही अरेंज करने हो। तो इससे आपका टाइम तो सेव होगा ही होगा गाइस, और जिससे है आपकी कंसंट्रेशन भी बन रही रहेगी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो इस तरह से हम सेम एज इट इज़ एक फर्दर पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं। सेफ साइड के लिए आप अपने एंड से 3 भी बना के चल सकते हैं ज़्यादा टाइम सेव करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 केसेस ऑलरेडी हैं, ज़रूरत पड़ी तो हम इस चीज़ को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नो नीड। तो शुरू करते हैं। हमारे पास जो डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है ये तो था हमारा फर्स्ट 2 पैराग्राफ के अंदर जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमें इंक्लूड करनी है। शुरू करते हैं मेन जो हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें की पहला इन्फॉर्मेशन जो गिवन है, वी फेसिस द वन हु सिट्स सेकंड द राइट ऑफ के। तो गाइस एक सेकंड के लिए देखिए ध्यान से, इन्फॉर्मेशन क्या है कि वी फेसिस द वन हु सिट्स सेकंड द राइट ऑफ के। तो इन्फॉर्मेशन को ध्यान से समझ के चलिए कि वी जो है वो फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है, जो पर्सन के सेकंड राइट पे अवेलेबल है। तो हमें नहीं पता के कहाँ आएगा और उसके सेकंड राइट पे कौन सा पर्सन है, जो भी होगा उसके अपोजिट कौन बैठा हुआ है गाइस, वी अवेलेबल है। और अगली इंफॉर्मेशन गिवन है, नो वन सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ वी, और वी के लेफ्ट में कोई भी पर्सन अवेलेबल नहीं है। तो देखिए गाइस, मैंने आपको जितने भी मैंने आपके सामने सिटिंग अरेंजमेंट की या पजल्स की वीडियोस अपलोड की हैं या शेयर की हैं, तो मैंने एक पॉइंट बार बार बोला होगा कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की दी बेस्ट अप्रोच स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट लिंक बना के चलिए। जितना आप स्टेटमेंट्स में कनेक्शंस लिंक बना के चलेंगे उतने आपके नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो जिसमें कि पहली 2 इन्फॉर्मेशन में हमारे पास एक क्लू तो आया कि के सेकंड राइट पे जो पर्सन है उसके सामने कौन बैठा हुआ है, वी, और वी के लेफ्ट में कोई भी पर्सन अवेलेबल नहीं है। अगर वी के लेफ्ट में कोई भी पर्सन अवेलेबल नहीं है तो मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं, इन तीनों की तीनों रोज में या तो भी यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, या यहाँ होगा, या तो यहाँ होगा, क्योंकि वी के लेफ्ट में कोई भी पर्सन नहीं है तो रो के लेफ्ट एंड पे ही वी होना चाहिए। दैट मीन्स वी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे होना चाहिए। अगली इंफॉर्मेशन, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन के एंड आई। के और आई के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन अवेलेबल है। तो देखिए गाइस, लिंक बनता जा रहा है, के अकॉर्डिंगली वी का डाटा गिवन है, के अकॉर्डिंगली आई का डाटा गिवन है। और अगली इंफॉर्मेशन में ओनली 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन आई एंड द वन हु फेसेस यू। फिर से हमारे पास के अकॉर्डिंगली अगर आई अवेलेबल था तो आई का भी डाटा गिवन हो गया। इसमें की इंफॉर्मेशन है कि आई और वो पर्सन जो किसको फेस कर रहा है, यू को फेस कर रहा है, और उन दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन्स कितने अवेलेबल है, 2। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी तक हमारे पास अवेलेबल है। अगली इन्फॉर्मेशन क्या है कि W सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ U, कि U के इमीडिएट राइट पे कौन अवेलेबल है, W अवेलेबल है। और अगली इन्फॉर्मेशन है इसी से रिलेटेड ही, देखिए लिंक बन रहा है कि W डज नॉट सिट एनी एंड ऑफ द रो, कि W जो है वो किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। ये हमारे पास फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो अभी तक के लिए जितनी भी हमें इन्फॉर्मेशन है एक बार इसे गो थ्रू कर लेते हैं, जिसमें कि हमारे पास जितना भी डाटा गिवन है एक बार इन्हें कोरिलेट करते हुए हमारी कंडीशंस या पॉसिबिलिटीज़ को एक बार वैनिश करना सीखते हैं। तो ध्यान से समझिएगा पॉइंट गाइस, थोड़ा टिपिकल लग सकता है क्योंकि हाई लेवल का क्वेश्चन है और मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
तो हम शुरू करते हैं पहले पार्ट से कि के सेकंड राइट पे कौन है, वो पर्सन जो किसको फेस कर रहा है, वी को फेस करता हुआ दिख रहा है, और वी के लेफ्ट में कोई भी पर्सन नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजी हम शुरू करते हैं रो 2 से। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं के को यहां लेता हूं, अभी सिर्फ हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं, अगर मैं के को यहाँ एज्यूम करता हूँ तो इसके सेकंड राइट पे जो पर्सन बैठा है वो किसको फेस कर रहा है गाइस, वी को फेस कर रहा है, और बट वी के लेफ्ट में कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर वी के लेफ्ट में एक पर्सन अवेलेबल है, क्योंकि साउथ फेसिंग में यहाँ सभी का राइट होगा और यहाँ सभी का लेफ्ट होगा। तो यहाँ पर आप वी की सिचुएशन या के की सिचुएशन कंसीडर नहीं कर सकते। अब यही अप्रोच अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ कि के सपोज यहाँ हम लेते हैं, तो के अगर यहाँ पर है तो उसके सेकंड राइट पे जो पर्सन बैठा है उसके सामने कौन बैठा मिलेगा, वी, और वी के लेफ्ट में कोई भी पर्सन अवेलेबल नहीं है, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आपको ये चीज़ें जो है वर्बली डिस्कस करनी है। अभी मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो अगर मेरे पास ये दो कंडीशंस कवर अप हो चुकी हैं यहाँ पर, तो अगली इंफॉर्मेशन जो है कि के और आई के बीच में एक का गैप है, तो के और आई के बीच में एक का गैप हुआ, ये भी सेटिस्फाई हुआ। और आई और उस पर्सन के बीच में दो पर्सन है जो किसको फेस कर रहा है, यू को। तो यू को फेस करने वाले पर्सन और आई के बीच में 2 सीट्स का गैप है। तो आई अगर यहाँ पर है तो 2 के गैप में ये वो पर्सन है जो किसको फेस करता है दिखाई देगा गाइस, यू को फेस करता हुआ दिखाई देगा। बट यहाँ पर हम यू की कंडीशन नहीं ले सकते, क्योंकि अगली ही इंफॉर्मेशन में हमें गिवन है कि यू का इमीडिएट राइट कौन है, डब्ल्यू, जो कि हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर आई और यू से रिलेटेड जो भी डाटा गिवन था वो यहाँ पर कंसीडर करना होगा। जैसे कि आई और उस पर्सन के बीच में 2 पर्सन आ रहे हैं जो किसको फेस करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यू को। मतलब यू को फेस करने वाला पर्सन और आई के बीच में 2 पर्सन्स अवेलेबल हुए, और आई का इमीडिएट राइट कौन है, डब्ल्यू। यहाँ डब्ल्यू नहीं आ सकता क्योंकि डब्ल्यू किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। मतलब हमने जो ये 2 केसेस कंसीडर किए थे के से रिलेटेड, अभी तक दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो ये जो अप्रोच है गाइस, आपको वर्बली अटेम्प्ट करनी है, जितना हो सके स्टेटमेंट्स को आपस में लिंक में लेके आइए ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके। तो यही अप्रोच अगर हम रो 1 से स्टार्ट करते तो देखिए क्या होता। अगर हम के को यहां लेते तो के के सेकंड राइट पे जो पर्सन है वो किसको फेस कर रहा है, वी को, जो कि हमें ये डाटा गिवन था। बट वी के लेफ्ट में कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर वो पर्सन आएगा, तो इसलिए हमें ये के की अप्रोच वैनिश करनी होगी। तो इसके अलावा हमारे पास रो 1 में अप्रोच लेने के लिए के की और कोई ऑप्शन नहीं है। तो के के सेकंड राइट, मतलब इसकी बात कर रहा है, वो किसको फेस कर रहा है, वी को, और वी के लेफ्ट में कोई भी पर्सन अवेलेबल नहीं होना चाहिए। इसी तरह के और आई के बीच में एक पर्सन है, वेरीफाई हो रहा है, और आई और जो पर्सन यू को फेस कर रहा है उनके बीच में 2 कैंडिडेट हैं। आई 2 कैंडिडेट के गैप में ये वो पर्सन है जिसको कौन फेस कर रहा है, यू, या जिसके सामने कौन बैठा हुआ है, यू। तो यू को फेस करने वाले पर्सन और आई के बीच में 2 कैंडिडेट्स का गैप है। अगली इंफॉर्मेशन, यू का इमीडिएट राइट कौन है, W। यहाँ पर डाटा सेटिस्फाई हुआ, और W जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं होना चाहिए। तो देखिए गाइस, ये W जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं अवेलेबल, जो कि हमारी सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब यही अप्रोच हमने रो 2 में पहले 4 पर्सन को लेके की थी। अब लास्ट के 4 पर्सन पे भी हमें ये स्ट्रेटेजी जो है वो वेरीफाई करनी होगी। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि के का सेकंड राइट जो पर्सन है उसके सामने कौन बैठा हुआ है, वी। अब के का सेकंड राइट देखते हैं, के का सेकंड राइट इसके सामने वी नहीं ले सकते, के का सेकंड राइट इसके सामने वी नहीं ले सकते। तो के का सेकंड राइट जो पर्सन है उसके सामने कौन बैठा हुआ है, वी। अगर मैं ये अप्रोच लूं तो इसके सामने वी तो आया और वी के लेफ्ट में कोई भी पर्सन नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरा केस, हम अगर के को यहाँ लेते तो उसके सेकंड राइट पे जो पर्सन होता वो वी को तो फेस करता, बट वी के लेफ्ट में हमें एक पर्सन अवेलेबल होता, जो कि डाटा गिवन है कि वी के लेफ्ट में कोई भी पर्सन गिवन नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह हमें डाटा जो गिवन था कि के और आई में 1 का गैप है, तो के और आई में 1 का गैप भी आया यहाँ पर, और आई और जो पर्सन यू को फेस कर रहा है उनके बीच में 2 कैंडिडेट हैं। आई और 2 के गैप में वो पर्सन जो यू को फेस कर रहा है, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यू को फेस करने वाला पर्सन और आई में 2 का गैप भी एडजस्ट हुआ, बट यू का इमीडिएट राइट कौन होना चाहिए गाइस, डब्ल्यू, जो कि हम यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हमें अप्रोच लेनी होगी कि आई
और 2 का गैप है किसके बीच में, जो पर्सन यू को फेस कर रहा है, ये सेटिस्फाई हुआ। बट यू का इमीडिएट राइट कौन होना चाहिए, डब्ल्यू साउथ फेसिंग है तो इमीडिएट राइट डब्ल्यू तो रहेगा, बट डब्ल्यू जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा। तो मतलब कि हमारा ये केस जो है वो वैनिश हो चुका है। तो हमें यहाँ पर रो 2 में के को एडजस्ट करना ही नहीं है, ना इस सिचुएशन में ना ही इस सिचुएशन में। तो हमारा फाइनल केस क्या रहेगा, सिर्फ एक ही कंडीशन बन सकती है इसमें कि के सेकेंड राइट पे जो पर्सन है वो वी को फेस कर रहा है और वी के लेफ्ट में कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए, और के और आई में 1 का गैप हुआ, और जो पर्सन यू को फेस कर रहा है और आई के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। मतलब आई 2 के गैप में ये वो पर्सन है जो किसको फेस कर रहा है, यू को, और यू का इमीडिएट राइट कौन होना चाहिए, डब्ल्यू, और डब्ल्यू जो है वो किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं होना चाहिए। तो बेसिक सी स्ट्रेटेजीज हैं गाइस। तो मतलब कि ये 5 कंडीशंस को मैंने जितना लिंक में लिया उतने मेरे केसेस वैनिश हुए। तो इसी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू करते हुए आप आगे की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। हाँ, एक और क्लू दे दूं मैं, एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी ये अप्रोच, कि जितने भी आपके पास ये क्लूज अवेलेबल होते हैं, जो भी यूज़ होते रहेंगे, उन्हें पैरेलली आपको वैनिश करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दी एंड आपके पास इतने क्लूज कलेक्ट हो जाते हैं कि आपको डिसाइड करना मुश्किल रहेगा कि कौन सा क्लू यूज़ करना चाहिए और कौन सा क्लू नहीं यूज़ करना चाहिए। तो जितना भी अभी हमें डाटा गिवन था वो सारे का सारा यूज़ हो चुका है। तो आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं गाइस, जो कि हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ध्यान से समझिएगा, गिवन है कि जे सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस डब्ल्यू। जे जो है उस पर्सन के सेकंड राइट पे है जो डब्ल्यू को फेस कर रहा है। तो पहली कंडीशन में डब्ल्यू को जो फेस कर रहा है पर्सन, उसके सेकंड राइट पे कौन अवेलेबल है, जे। हमारी फर्स्ट केस के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। यहाँ पर भी जो पर्सन डब्ल्यू को फेस कर रहा है उसके सेकंड राइट पे कौन सा पर्सन अवेलेबल है, जे। सिंपल सी कंडीशन थी, सेटिस्फाई भी हो गई। अगला पॉइंट जो हमें गिवन है, Z फेसिस द वन हु सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J, कि Z जो है वो फेस कर रहा है, किस पर्सन को फेस कर रहा है, जो J के इमीडिएट लेफ्ट पे है। तो J के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन है वो किसको फेस कर रहा है, Z को। कंडीशन सेटिस्फाई हुई। जो पर्सन J को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट लेफ्ट पे कौन है, Z। तो कंडीशन फिर से देख लेते हैं क्या थी, कि Z फेसिस द वन हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J। जो पर्सन J के इमीडिएट लेफ्ट पे है उसको कौन फेस कर रहा है गाइस, Z फेस कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास, T faces H but does not sit any of the end of the row, कि T जो है वो H को फेस कर रहा है। तो पहली कंडीशन गाइस देखा जाए, हमें 2 सीट्स ऐसी चाहिए जो एक दूसरे के अपोजिट जो है वो वेकेंट होनी चाहिए। तो पहले केस के अंदर या तो हमारे पास ये 2 सीट्स एक दूसरे के अपोजिट वेकेंट है, या तो ये 2 सीट्स एक दूसरे के अपोजिट वेकेंट है। तो यहाँ पर डाटा तो गिवन है कि T जो है वो H को फेस कर रहा है, बट वो किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा। तो हमें ये केस जो है वो इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि T किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। तो मतलब कि इन दोनों पोजीशंस पे कहीं ना कहीं T और H अवेलेबल होंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये सिचुएशन ऐसी रहेगी जहाँ पर T और H को आपको क्या करना होगा, एडजस्ट करवाना होगा। तो इसी तरह जो हमें अगला डाटा जो गिवन है, यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा पॉइंट। हम यहाँ T और H नहीं ले सकते क्योंकि T किसी भी कॉर्नर पे नहीं है। बट अगली ही इंफॉर्मेशन में गिवन था, K इज़ नॉट द नेबर ऑफ T, कि K जो है वो T का नेबर नहीं है। तो हमने अभी डिसाइड किया कि T और H के लिए यही 2 प्लेसेस रहेंगे, बट K जो है वो T का नेबर नहीं है। तो यहाँ पर कौन आएगा, H, और यहाँ पर कौन अवेलेबल होगा, T। इसी तरह K अगर T का नेबर नहीं है तो यहाँ H अवेलेबल होगा और उसके सामने कौन अवेलेबल होगा, T। अगले इंफॉर्मेशन, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड H, कि P और H के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन है। तो फर्स्ट केस में P और H के बीच में एक ही पर्सन है, सेटिस्फाई हुआ। यहाँ पर सेकंड केस में H अगर यहाँ पर है तो P हमें यहाँ एडजस्ट करना होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज P फेसिस द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ M, कि P जो है उस पर्सन को फेस कर रहा है जो M के थर्ड राइट पे है। तो P जो है इस पर्सन को फेस कर रहा है और ये पर्सन किसके थर्ड राइट पे होना चाहिए, M के थर्ड राइट पे। अगर ये M के थर्ड राइट पे है तो M और इस पर्सन के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। तो M और इस पर्सन के बीच में 2 का गैप, हम M यहाँ नहीं ले सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, U 2 के प्लेस में यहाँ पर हमें M एडजस्ट करना होगा। तो कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हुई कि P उस पर्सन को फेस कर रहा है जो M के थर्ड राइट पे है। तो M हमें यहाँ साउथ फेसिंग लेना है, तो थर्ड राइट पे कौन आएगा, वो पर्सन जो P को फेस कर रहा है। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर
P को जो अपोज कर रहा है वो किसके थर्ड राइट पे है, M के थर्ड राइट में, मतलब M और इस पर्सन के बीच में 2 का गैप, इस पर्सन के बीच में और 2 के गैप में M यहाँ नहीं आ सकता, तो हमें यहाँ एडजस्ट करना होगा। फिर से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि P उस पर्सन को फेस कर रहा है जो M के कहाँ बैठा हुआ है, थर्ड टू द राइट। सिंपल सी अप्रोच थी गाइस। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। Q एंड N आर इमीडिएट नेबर्स। Q और N जो है वो इमीडिएट नेबर्स हैं। तो अगर दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं तो दोनों को अरेंज करने के लिए हमारे पास 2 कंसेक्यूटिव सीट्स जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो पहले केस में हमारे पास सिर्फ यही 2 सीट्स हैं जो Q और N के लिए एडजस्ट हो सकती हैं और कोई भी 2 कंसेक्यूटिव सीट्स अवेलेबल नहीं है। इसी तरह इस केस में सिर्फ ये 2 पोजीशंस हैं Q और N को एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास गिवन था कि Q डज नॉट फेस W। Q जो है वो W को फेस नहीं करता है। तो पहले केस में हमने Q और N के लिए यही पोजीशन डिसाइड की। Q जो है वो W को फेस नहीं करता तो Q यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर किसका प्लेस रहेगा, N का। सिमिलरली Q अगर W को फेस नहीं करता तो Q यहाँ होगा और ये प्लेस किसका रहेगा, N का। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो अगला पॉइंट हमारे पास जो गिवन है, ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन N एंड O। N और O के बीच में 2 का गैप है। तो पहले केस में N 2 के गैप में यहाँ O एडजस्ट होगा, N 2 के गैप में यहाँ O एडजस्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन Y एंड X। कि Y और X के बीच में 2 से ज़्यादा पर्सन है। तो देखिए गाइस, हमारे पास जितने भी पर्सन्स गिवन थे तीनों रोज को मिला के वो कितने थे, 16 में से हमारे पास जो है 14% एडजस्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही सीट्स अभी वेकेंट हैं, फर्स्ट केस में भी और सेकंड केस में भी। तो लिखा गया है कि Y और X में जो है वो मोर देन 2 पर्सन्स है। तो ऑब्वियसली बात है 2 से ज़्यादा पर्सन ही अवेलेबल है, बट ये आइडिया नहीं है कि Y कहाँ आएगा और X कहाँ आएगा दोनों के दोनों केसेस में। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन Y एंड X, और X के बारे में है हु डज नॉट फेस O, और X के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो O को फेस नहीं करता। अगर X O को फेस नहीं कर रहा तो इसके सामने अगर X नहीं आएगा तो कौन रहेगा, Y, और यहाँ पर कौन आएगा, X। सिमिलरली X जो है वो O को फेस नहीं करता तो यहाँ Y और यहाँ कौन आएगा, X। लास्ट पॉइंट, X डज नॉट फेस साउथ। X जो है वो साउथ की तरफ फेस नहीं करता। पहले केस में X जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, दूसरे केस में X साउथ फेस कर रहा है, तो ये हमें कंडीशन जो है वो इग्नोर करनी होगी। तो ये रहा आपके सामने इस अरेंजमेंट का फाइनल आंसर। तो आपने अप्रोच देखी होगी गाइस, तो पहली सिर्फ 3 या 4 स्टेटमेंट्स ही थी जिन्होंने आपकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ को डिसाइड किया। तो फर्स्ट 3-4 स्टेटमेंट पढ़ने से जितनी भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ बने आप बना सकते हैं, बट उसके बाद जो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी वो स्टेटमेंट्स का आपस में लिंक बनाते हुए उन पॉसिबिलिटीज़ को वैनिश करने की होगी। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था सिर्फ गाइस, टाइम कंज्यूमिंग था, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन जो हैं वो 16 हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं आपको लगता हो कि एडजस्ट करना टफ है। अगर आपको सिंपल पॉइंट्स क्लियर हैं सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड तो आप ये क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा टाइम की टेकिंग ज़रूर है गाइस, क्योंकि मेंस का एग्जाम है तो इतना तो क्वेश्चन बनता ही है कि आपका कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट भी हो सके, बट एक प्रॉपर पॉजिटिव अप्रोच लेते हुए क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और इसी से रिलेटेड आपके 5 मार्क्स भी कंफर्म होंगे, और मोर देन 5 रादर, क्योंकि 50 क्वेश्चंस है और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 60 है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए ध्यान से। हमारे पास ये क्वेश्चन जो है हाई लेवल का है, जिसमें आपको कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन अवेलेबल है, या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है कोडेड टाइप में, जिसमें कि आपको कुछ कोड्स गिवन है, जिसमें पहली डायरेक्शन है P%Q, ब्रैकेट में आपको 28 भी गिवन है, P इज़ 42 मीटर नॉर्थ ऑफ Q। परसेंटेज का मतलब क्या है कि पर्सन जो है वो नॉर्थ में अवेलेबल है। कितना नॉर्थ में, अगर हमारे पास ब्रैकेट में 28 है तो 28 कहीं ना कहीं हमें लग रहा होगा कि वो डिस्टेंस मेजरमेंट है, और 28 के बजाय हमें क्या डाटा अवेलेबल है, 42, मतलब 14 का इंक्रीमेंट दिया हुआ है। बट अगली इंफॉर्मेशन में देखें तो हमारे पास है P$Q ब्रैकेट में 13 अवेलेबल है, P इज 27 मीटर साउथ ऑफ Q। तो यहाँ पर डॉलर का मतलब है साउथ, बट यहाँ पर डॉलर में के साथ जो नंबर अवेलेबल है ब्रैकेट में दैट इज 13, तो हमें जो एक्सप्लेनेशन में गिवन है दैट इज 27, तो इसमें भी 14 का इंक्रीमेंट आया है। इसी तरह हैश का मतलब क्या है,
P इज इन द ईस्ट ऑफ Q, तो हैश कहाँ पर आएगा, ईस्ट में। बट यहाँ पर जो नंबर गिवन है थर्ड स्टेटमेंट के अंदर वो 24 है, बट स्टेटमेंट में उसे क्या कंसीडर किया गया, 38, जिसमें फिर से 14 का इंक्रीमेंट है। और लास्ट में M% या एंड का जो मतलब है वो है वेस्ट, के P इज टू द वेस्ट ऑफ Q कितना 15 था, तो किसे कन्वर्ट किया गया है 29 में। तो सिंपल सी बात है गाइस, जो भी आपको यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर नंबर अवेलेबल होगा, हमेशा आपको जो उसके कंपैरिजन में डिस्टेंस मेंटेन करना है वो किसका मेंटेन करना है, 14 के इंक्रीमेंट से। तो जैसे कि हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि स्टेटमेंट भी गिवन है आपके सामने कि N#O, तो सबसे पहले हमें कंसीडर करना होगा हैश का मतलब क्या है, जो कि हमारी थर्ड स्टेटमेंट है कि P इज ईस्ट ऑफ Q। तो यहाँ पर हमें क्या कंसीडर करना होगा, N#O, क्योंकि पहले जो हैश का साइन है वो P और Q के बीच में था, अब यहाँ पर हैश का जो साइन है वो N और O के बीच में है। तो हमें कंसीडर करना होगा N इज टू द ईस्ट ऑफ O, बट कितना 10 है, तो 10 में 14 का इंक्रीमेंट 24। तो हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन है N इज टू द ईस्ट ऑफ O, तो N जो है वो O के ईस्ट में है, तो O हम रेंडमली कहीं भी एज्यूम कर लेते हैं और उसके ईस्ट डायरेक्शन में कौन अवेलेबल है, N। और कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में गाइस, 24। एक्चुअल में हमें कितना गिवन है, 10 का, बट हमें 14 का इंक्रीमेंट लेना होगा जो कि हमें गिवन डायरेक्शंस में अवेलेबल था। नेक्स्ट पॉइंट है M%N। M%N, परसेंटेज का मतलब क्या है, नॉर्थ, मतलब M इज टू द नॉर्थ ऑफ N। M जो है वो N के नॉर्थ में है, कितना 11 है, तो 11 में 14 का इंक्रीमेंट, तो हमें कितना होगा 25 लेना होगा। तो M जो है वो कहाँ है, N के नॉर्थ में, कितना डिस्टेंस दूर है 25, क्योंकि 11 है तो 14 का इंक्रीमेंट बढ़ा के देना होगा। M%M, M% का मतलब फोर्थ डायरेक्शन में, L इज टू द वेस्ट ऑफ M। L जो है वो M के कहाँ है, वेस्ट में, कितना वेस्ट में है, डायरेक्शन में अगर 13 नंबर गिवन है तो 13 + 14 कितना हो गया 27। तो L जो है M के वेस्ट में तो है कितना 27। तो मेजरमेंट ध्यान से लीजिएगा गाइस, गैप ज़रूर मेंटेन करके चलिएगा। तो यहाँ अगर हम टारगेट लें, हमारे पास पेंडिंग जो इन्फॉर्मेशन बची वो यहाँ पर 3 रही और यहाँ पर कितनी रही 24, जो कि हमें ये डाटा अवेलेबल था ऑलरेडी, क्योंकि ये सेम लेवल पे आ रहे हैं। अगला पॉइंट जो है $L, डॉलर का मतलब यहाँ पर क्या है, साउथ, तो K इज टू द साउथ ऑफ L। K जो है वो L के साउथ में है, बट कितना डिस्टेंस दूर है, अगर यहाँ पर 31 है तो 31 में 14 अगर ऐड करेंगे तो 45। तो ध्यान से देखिएगा, हमें K जो है वो L के साउथ में मेंटेन करना है। तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 25 तक का है, अगर मैं इसी का कंपैरिजन लेके चलूँ तो ओवरऑल यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 41, कितना बनाना था 31 + 14 दैट इज़ 45। तो हमारे पास फर्दर 20 का और भी डिस्टेंस कंसीडर करना होगा। इसी तरह से J जो है K जो है वो L के कहाँ बैठा हुआ मिला हमें, साउथ में। अगला पॉइंट जो हमें गिवन है J#K, हैश का मतलब क्या है गाइस, ऊपर डायरेक्शन में, J इज टू द ईस्ट ऑफ K। J जो है वो K के ईस्ट में अवेलेबल है, कितना ईस्ट में अवेलेबल है 38 ब्रैकेट में गिवन है, तो 38 में 14 इंक्रीमेंट करते हुए 52। तो J जो है वो K के ईस्ट में तो है, बट कितना डिस्टेंस दूर है 52। कैसे कंसीडर करेंगे गाइस, L to M तक 27 है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है वो 27 मीटर डिस्टेंस का है, बट हमें डिस्टेंस कितना बनाना है 52 का। तो मतलब कि अगर यहाँ 27 है तो 52 के लिए हमें यहाँ पर 25 मीटर का डिस्टेंस जो है और कंसीडर करना होगा। जैसे कि यहाँ पर J जो है K के ईस्ट में है 25 मीटर इन द ईस्ट, ओवरऑल 52 मीटर, क्योंकि 38 है + 14 52। लास्ट पॉइंट है I%J। I परसेंटेज का मतलब ऊपर क्या गिवन है, नॉर्थ, तो I इज टू द नॉर्थ ऑफ J। I J के नॉर्थ में है, कितना 6 गिवन है ब्रैकेट के अंदर, बट 6 + 14 कितना हुआ 20। तो I जो है वो J के नॉर्थ में है 20, तो इतना भी गैप हमारे पास 20 है, ये भी 20 हुआ, तो इसी के पैरेलली हमें कंसीडर करना होगा यहाँ पर भी कितना 20, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा, पॉइंट I। तो ध्यान से देखिए गाइस, ये आपका सामने ओवरऑल फ्रेम है, प्रॉपर डायमेंशंस को मेंटेन करके चलिए,
फर्स्ट गो में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि जो भी आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का कोडेड टाइप का क्वेश्चन बनता है उसी फ्रेम से रिलेटेड आपको ये 2 या 3 क्वेश्चन पक्का कन्फर्मली पूछे जाने वाले हैं। फ्रेम गलत हुआ तो तीनों के तीनों क्वेश्चंस गलत होने के फुल ऑन चांसेस हैं। तो ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत आसान होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ये कोडेड टाइप को या कोड्स को कन्वर्ट करने में। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास जो है वो 3 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। पहला पॉइंट जिसमें है m इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू j। m जो है वो j के विद रिस्पेक्ट टू कौन सी डायरेक्शन में है, तो m देखिए j से कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ और वेस्ट, मतलब कि कौन से कॉर्नर पे अवेलेबल हुआ, नॉर्थ वेस्ट पे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर डाटा अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, इफ a इज इन द मिड पॉइंट ऑफ लाइन फॉर्म्ड बिटवीन n एंड i। अगर a जो है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट में है, किसके, n और i में, तो अगर इस पॉइंट और ये जो लेंथ देखें 25 मीटर की है तो n और i में ये भी पॉइंट कितना हुआ 25 के, और इनके बीच में कौन अवेलेबल है, a, मतलब कि अगर ये लेंथ 25 की थी तो 12.5 हमें यहाँ मेंटेन करना होगा, 12.5 यहाँ, तभी वो एग्जैक्टली मिडल में आ पाएगा। तो अगला क्या गिवन है आगे, ये तो हमें कंडीशन गिवन हुई। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड A, तो O और A के बीच में हमें डिस्टेंस बताना होगा। तो पहले बात O और N के बीच में कितने का है, 24 का, N और A के बीच में कितना है 12.5 का, तो 24 प्लस 12.5 हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ पर क्या आया 36.5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर अवेलेबल है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड I। सिंपल सा केस है, O और I के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये 25 था तो ये भी 25 और 25 प्लस 24 कितना हुआ 49, जो कि आपको ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ई। तो कोडेड टाइप है गाइस, काफ़ी आसान लेवल की होती है। तो आज के सेशन में हमने 2 ही क्वेश्चन डिस्कस किए, पहला सिटिंग अरेंजमेंट का और सेकंड वन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। तो इस तरह से हम आगे आने वाले पार्ट्स में भी सारे का सारा जो भी आपका प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम था SBI क्लरिकल मेंस का, वो प्रीवियस ईयर में रीजनिंग के सेक्शन को ओवरऑल डिस्कस करेंगे। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, नियर वंस के साथ, ताकि वो भी ऐसी स्ट्रेटेजीज़ को सीख सकें। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ कि जो मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम का भी होगा, टेलीग्राम चैनल का भी होगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी होगा, जहां पर आपको ऐसी अपडेटेड वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड होती रहेंगी और कंटेंट भी मिलता रहेगा। तो उस लिंक पर जाके आप उस टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर वीडियोस। तो अभी तक के लिए गाइस, गुड डे एंड स्टे ट्यून्ड।